नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 21 जुलाई 2023 और आज जो है सीजीएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। ये सभी के सभी प्रश्न भेजने का श्रेय रीना को दिया जाता है, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे भेजी है सभी के सभी अधिकांश प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये पीडीएफ निःशुल्क होती है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे रात को दिया जाएगा। एक पेड पीडीएफ ग्रुप भी है जो मैं क्लास चलाता हूँ शाम के समय, जो 57 क्लास की सीरीज है उसकी पीडीएफ पेड रखी गई है। उसके अगर आपने बाय करना है तो RS 25 रुपये आपको पे करना है और आपको 57 क्लास की पेड पीडीएफ तथा सभी फ्री पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा। लिंक नीचे दिया गया है ना। पहला जो हमारा प्रश्न है, न्यूलैंडस का अष्टक का नियम कब दिया गया था? भाई बताए हैं ना, न्यूलैंडस के अष्टक का नियम कब दिया गया था? तो 1865 में। कोशिका की मरा हुआ कोशिका कब खोजा गया था? 1665 में। जीवित कोशिका 1674 में। आदमी चांद पे जाता है 1969 में, है ना। ये सब तो बता रखे हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी 1869 में, है ना। सुएज नहर बन के तैयार हुआ था 1869 में, है ना। तो ये सब जो है कुछ इस भी क्रिटिकल, ये आपके एग्जाम में जो है अच्छे रोल अदा करते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें, है ना। न्यूलैंडस का अष्टक का नियम क्या था ये भी जानिए, है ना। तो न्यूलैंडस का अष्टक का नियम क्या था? मान लीजिए ये एक तत्व है और इसके बीच में ये 7 जो है छोटे छोटे तत्व हैं, ठीक है। 7 ही बनाना था भाई, 3 3 6 1 7। और ये जो 8वां आएगा 7 के बाद, तो इनकी गुणधर्म और इनकी गुणधर्म बता रहे हैं कि भैया सेम होनी है ना, सेम होनी है ना। तो ये जो है ये बात 100% खरे नहीं उतरे, ठीक है। तो ये जो है नियम इतने कारगर साबित नहीं हुए, ठीक है। कब आए थे? 1865 में। मेंडेलीव की आवर्त सारणी कब आई थी? 1869 में आई थी। इसीलिए अभी अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि 2022 में मेंडेलीव की आवर्त सारणी ने अपना कैवा वर्षगांठ मनाया? तो 150वां वर्षगांठ मनाया था, ठीक है। 2021 से 2022 में 150वां वर्षगांठ मनाया था। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा 1869 से 2022 तक, ठीक है। मैंने एपी में डाल के इसे कैलकुलेशन करके भी बताया था, है ना भैया। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कब की गई थी? 1665 ईस्वी में। ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज, लैब सेल की खोज कब किया गया था? 1674 में। नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा चांद पे कब पहुंचा गया था? 1969 में। अपोलो सेकेंड उस यान का नाम था, स्पेस क्राफ्ट का नाम था। कहीं कहीं से सेकेंड भी आप पढ़ सकते हैं या फिर 11 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रोमन में ही हमेशा लिखा मिला है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में होती है। MS स्वामीनाथन भारतीय स्तर पे हरित क्रांति के जनक है और आज स्वामीनाथन साहब से भी शायद कुछ क्वेश्चन आया है। और विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग जो है ये आपके हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में ऐसा जमीन जो हर साल उपज नहीं देती थी या फिर 2-3 साल में एक बार उपजती थी, उसे क्या कहते हैं? भाई अकबर के काल में भूमि को जो है ना 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 भाग क्या क्या थे? तो एक तो आपका जो सबसे ज्यादा उपजाऊ देते थे उसे पोलज कहा गया था, पोलज, है ना, पोलज कहा गया था, ठीक है। और जो मतलब अल्टरनेटिव उपजाऊ देते थे, भाई 2-3 साल दिया फिर नहीं दिया, तो उसे चांचर कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर चांचर हो जाएगा, है ना, चांचर हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन के लिए आंसर, है ना। इसके अलावा जो अकबर के नवरत्न में मानसिंह, टोडरमेल और तानसेन, इन तीनों का जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये जो है हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। और मैंने बताया कि भाई यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना हो जाती है क्योंकि इस्लाम धर्म के फॉलो करने वाले थे मुगल, है ना। और उनके सभा में अगर कोई हिंदू है तो उनसे क्वेश्चन राइज होते, जैसे अभी आपने देखा कि अमर सिंह से क्वेश्चन राइज हुआ था। अकबर के काल को मुगल काल के साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और ओवरऑल स्वर्ण काल भी कहा जाता है क्योंकि इनके काल में, है ना, ज्यादातर शांति में ही बीते, है ना। ये संगीत वगैरह में भी इंटरेस्ट लिए, है ना। इसके अलावा अकबर के रीजेंट कौन थे भाई? रीजेंट बैरम खान थे, ठीक है। दीन इलाही धर्म को कौन चलवाया था? अकबर ने। और सबसे पहले स्वीकार कौन किया था? तो भैया बीरबल ने, है ना। अकबर और बीरबल की कथा, है ना भाई। बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था? महेश दास। बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाए थे? अकबर। किस लिए भाई? गुजरात फतेह करने के उपलक्ष्य में। फतेहपुर सिकरी में करवाया था। फतेहपुर सिकरी कहाँ पे भाई? तो यूपी में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मुगलों का पहला सुनियोजित शहर कौन सा है? तो आपको बताना है जी फतेहपुर सिकरी, सुनियोजित, है ना।
तो ये बताना है जी फतेहपुर सीकरी, ठीक है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना में एज लिमिट क्या है, आज से बता रहे हैं जी, एमटीएस के प्रैक्टिस सेट से बता रहे हैं ये क्वेश्चन है ना, कि अटल पेंशन योजना में जो है एज धारकों की उम्र जो है 18 से 40 वर्ष रखी गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन बीमा योजना जो है इसमें आपको 18 से 50 मिलेगा। एक प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा बीमा योजना भी है, प्रधानमंत्री सुरक्षित जन भारत योजना, इसमें 18 से 70, इसमें जो है आपका सीनियर सिटीजन होता है उनको भी लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एक भी चलाए जाते हैं जो रिस्क कवर करता है आपका एक्सीडेंटल वगैरह में केस में जो है 2 लाख रुपए की रकम जो है दी जाती है। इसके अलावा एक आपका प्रधानमंत्री जो है आपका उज्ज्वला सुजला तो हो गया, उज्ज्वला जो है एलपीजी से है, और एक पहल स्कीम है, पहल पेट्रोलियम मंत्रालय वाला, तो पहल जो है आपका एलपीजी पे जो सब्सिडी मिलता है वो वाला है ना। पीएम वानी योजना है, एक वाईफाई से है। पीएम मुद्रा योजना है, लोन उपलब्ध कराने से है, मैक्सिमम 10 लाख तक का, है ना। तो ये पीएम से कुछ योजना है। पीएम कौशल विकास योजना है जो युवाओं को ट्रेनिंग देना है ना। तो ये जो है प्रधानमंत्री की कुछ योजना है। पीएम श्री योजना भी ध्यान रखेंगे, पीएम श्री योजना, ये क्या है भाई, स्कूल को रिजुविनेट कराने वाला योजना है ये। इसके अलावा रिपल्सिव का स्पेलिंग मिस्टेक आया था भाई, रिपल्सिव मीन्स क्या होता है, घृणात्मक, है ना, घृणात्मक एकदम जो मतलब खतरनाक, है ना, डिसगस्टिंग टाइप से, तो रिपल्सिंग मतलब घृणात्मक, इसका स्पेलिंग एरर मिस्टेक आया था, जैसा ये लिखा है रिपल्सिव उसी प्रकार से इसका जो है स्पेलिंग होता है ना। इसका उल्टा अगर आप करेंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, आपसे पूछा गया है। देखिए गोदावरी की सहायक नदी जो है, ये मैं पश्चिमी घाट रीजन की जब नदियां आपको पढ़ा रहा था वहीं पे मैंने आपको तुंगभद्रा, है ना, तुंगभद्रा और आपका ये कृष्णा, गोदावरी, है ना, मूसी, ये पेनगंगा, दूध गंगा, है ना, पेन्नार, है ना, ये सभी के सभी जो है आपको मैं बताया था। तो वहां पे गोदावरी से जब एक दिन क्वेश्चन राइज हुआ था कि गोदावरी कहाँ से निकलती है ना, मेरे ख्याल से एमटीएस के ही एग्जाम थी वो, है ना। तो उसमें जो है सारे बताया था, तो गोदावरी की पूर्णा, पेनगंगा, इंद्रावती, बरधा, ये सभी के सभी गोदावरी की जो है सहायक नदियां हैं। इनके अलावे आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा दिया रहा होगा जो इनके ये वाले स्लैब में नहीं पड़ता होगा, और वो आंसर आपका गोदावरी का हो जाएगा कि भाई सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से उद्गम होती है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है, जबकि गोदावरी जो है आपका कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, तो इसे भी महाराष्ट्र में नहीं लाना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, समगोकका मैंने इसका नाम रखा है, आप लोग भी रख सकते हैं। स से स्वर्णरेखा, म से महानदी, गो से गोदावरी, क से कृष्णा, का से कावेरी और ग से गंगा, है ना। इसके अलावा कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है, और ये नदी जो है आपका महाराष्ट्र उद्गमित होके, है ना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के होते रास्ते आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो कावेरी जो कृष्णा नदी विवाद हैं, इनमें कौन कौन से स्टेट इंडल्ज हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो भाई महाराष्ट्र ही होगा, कर्नाटक होगा और एक आपका आंध्र प्रदेश होगा। ये तीनों जो है इंडल्ज हैं आपके कृष्णा नदी जल विवाद के अंदर, है ना। इसके अलावा आंध्र बता ही दिया। एशियन पैरा बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा, या फिर एशियाई, ऐसे इस प्रकार का कुछ खेल है जो आपका आयोजन हो चुका, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन ही डिफिनिट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एशियन पैरा बैडमिंटन 2023 में जो है ये चीन के अंदर होने वाली है, ठीक है। वैसे खाली पैरा बैडमिंटन आप कहेंगे तो ये अलग अलग देश के नाम से होती है भाई। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, है ना, बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, मलेशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो भाई इनके नाम अगर पता होता ना कि किस देश का पूछा जाता तो स्वाभाविक सी बात है कि पूछेगा ही नहीं, क्योंकि नाम पीछे लगा है तो क्यों पूछेगा भाई, है ना। तो मेरे ख्याल से यही पूछा है, एशिया पैरा बैडमिंटन 2023, तो ये चीन में होगी। बाद बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है। इसके अलावा संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार रखा गया, ये कोई क्वेश्चन है। भाग 3 में रखा गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच को कवर करते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है, ये राइट टू इक्वलिटी है, जो समानता का अधिकार को दर्शाता है, जिसमें 14 समता का अधिकार है। 15 जो है जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे जो है कोई भी भेदभाव, कलर जो है ना, कलर, इसके आधार पे भी भेदभाव निषेध नहीं, मतलब निषेध है, नहीं करेगा कोई, है ना। 16 जो है अवसरों की समानता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
और 17 जो है ये छुआछूत का अंत है, 18 उपाधियों का अंत है, 19 प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 सजा आदि के मामले में छूट है, खुद की गवाही बनने से आप छूट प्रदान पाते हो, 21 निजता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 21 का ये जो है शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर लागू होता है, 22 जो है ये भी सजा आदि के मामले में छूट है, जैसे आप 24 घंटे तक आपको कहीं ना कहीं दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा आपकी गिरफ्तारी की कारण आपसे स्पष्ट जो है आपको आप पूछने के लिए जो है मतलब क्या हो लायक हो, एलिजिबल हो। इसके अलावा आपसे जो अपने पसंद की लॉयर जो रहते हैं उसे आप रख सकते हो। ये सब जो है अनुच्छेद 22 में है। 23 में बलात्श्रम पे निषेध है, 24 में बाल श्रम पे निषेध है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, 31 निष्क्रिय है, संपत्ति के अधिकार जब से हट गया, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये हमारा जो है भाई फंडामेंटल राइट की सारे की सारी आर्टिकल की व्याख्या है ना, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, जितना बताया हूँ उतना लिखे नहीं है यहाँ पे, तो ज्यादा ही हो गया। चलते हैं आगे। अगला है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। अब ये कोई क्वेश्चन है जी, आपको सबको पता है कि भाई स्वराज शब्द की प्रयोग सबसे पहले हुई थी कलकत्ता के 1906 की अधिवेशन में, जो दादा भाई नौरोजी जो है अध्यक्षता संभाल रहे थे, और 1929 की जो लाहौर अधिवेशन होती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ये 26 जनवरी को जो है ये चीज मांगा जाता है पूर्ण स्वराज, है ना। तो ये भाई पूर्ण स्वराज के चलते ही ये 26 जनवरी हमारे लिए लकी है, इसीलिए हम, क्योंकि स्वतंत्र हो गए हम बाद में 1947 में, इसीलिए संविधान तो बन के 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। तो चाहते तो उसी दिन लागू कर दिए होते, भाई साइन किए हैं तो लागू करने में क्या जाता है, 1 घंटा का और होता। लेकिन ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इंतजार किए, क्योंकि हमारा जो ऑस्पिशियस डे है ये 26 जनवरी है, इसीलिए हमने 26 जनवरी को जो है इसे गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किए और आज तक करते आए हैं। ठीक है भैया। पहला जो 26 जनवरी सेलिब्रेट किए थे गणतंत्र दिवस, उस मौके पे चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर सुकर्नो आए थे। डॉक्टर सुकर्नो आए थे, कहाँ के हैं भैया, तो ये आपका इंडोनेशिया का, जैसे आपने सुकर्नो मेगापुत्री का नाम सुने होंगे ना, इंडोनेशिया के ही हैं। इसके अलावा 1929 लिखना है भाई, 1930 लिखा गया है, माफ करना भैया, 1929 लिख लो, है ना। तो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है। इसके अलावा जो आपका संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, 26 जनवरी 50 को लागू हुई। 1906 कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। मैं ये बात बार बार जोर डाल के बोलता हूँ, स्वराज शब्द के प्रयोग करना और स्वराज की मांग करना दोनों में बहुत फर्क है भैया। चावल सूखा घर में रखना और भात बना लेना, दोनों में फर्क है ना भाई। तो भात इजी पड़ता है खाने में, चावल भी लोग खा सकता है लेकिन इतना इजी नहीं होता है। तो भाई एक बार प्रयोग करना और एक बार प्रयोग सफल हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है ना। महाजनपद काल में कौशल जो आधुनिक किस नाम से जाना जाता है, ये किस राज्य में है। इस प्रकार के प्रश्न दोबारा जो है लिखे हैं, तो पता चला है भाई कि ये किस राज्य में है, पूछा गया था। ठीक है। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, आप महाजनपद काल से जानते हो कि भाई 16 महाजनपद थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, यहाँ के राजा कौन थे, प्रसेनजीत थे। कौन थे, प्रसेनजीत। उंगली माल वाले डाकू का कहानी सुने हैं आप, उंगली माल वाले डाकू का कहानी, उंगली काट के माला पिरो के पहनता था, है ना। बाद में महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए थे, तो महात्मा बुद्ध जो है इनके पास जाके खड़े हो गए जंगल में, और इन कहानी का नाम था तोरो नहीं जोरो। ये 5वीं कहानी बिहार में जो है हमारे स्टेट जो आपका टेक्स्ट बुक वाली किताब आती है हिंदी, इसमें था 5वीं क्लास में, शीर्षक का नाम था तोरो नहीं जोरो। महात्मा बुद्ध जो है उंगली माल को बताता है कि न तो किसी को काटो, और मतलब एक पत्ता तोड़ने को बोलता है फिर जोर क्या हो, तो जोर नहीं पाता, उसी पे सुधर जाता है। ये मैं 1 मिनट आपका टाइम, आधा मिनट ले लिया, माफी चाहता हूँ, है ना। तो भैया ये जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, इससे आप पकड़ सकते हैं। श्रावस्ती यूपी में है, यूपी में जो है ये श्रावस्ती यूपी में ही है, एकदम यूपी में भाई। ठीक है। इसके अलावा सारनाथ भी यूपी में है। अब श्रावस्ती और सारनाथ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश तो सारनाथ में दिए थे पाली भाषा में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश मतलब सबसे अधिक उपदेश जो है ये आपका श्रावस्ती में दिए थे, सबसे अधिक उपदेश। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 16 महाजनपद की वर्णन कहाँ पे मिलेगी, ये मैं आपको बता दिया हूँ भैया। अंगुत्तर निकाय नामक जो है आपका किताब है, यहाँ पे ग्रंथ है, यहाँ पे आपको जो है 16 महाजनपद की वर्णन
जन्मन मिलेगी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न, करो और मरो का नारा किसने दिया था भाई? डू और डाई, करो या मरो, है ना। तो करो और मरो का जो है टक्कर कब हो जाती है? जब सेमीफाइनल मैच होती है। ठीक है, तो भैया ये हो जाता है महात्मा गांधी। कब किए थे? 1942 में। अच्छा, 1942 की जो आंदोलन है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी दादा? तो ये मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था। मुंबई नहीं, बंबई कहिएगा, है ना। ये ग्वालियर टैंक से हुआ था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्हीं नारा के दौरान गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह 1917 में होती है। ये बिहार में है चंपारण, है ना। नील की खेती से जो है निजात दिलवाया था, क्योंकि 1/3 पे नील की खेती करना अनिवार्य होता था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा गया था। राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण भेजे थे, गांधी जी गए थे और इस घटना से जो है किसानों को मुक्ति दिलाए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। 1922 में चौरा चौरी कांड हो जाती है। ये जो है असहयोग आंदोलन बंद हो जाते हैं। देखिए, दांडी मार्च 1930 में होती है, नमक कानून वाला। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जो है स्टार्ट हुई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से 1893 में गए थे और लौटे कब थे? तो 1915 में 9 जनवरी को। आजकल हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका किताब यंग इंडिया, हरिजन की स्थापना 1932 में किए थे, हरिजन संघ के, है ना। गांधी इरविन समझौता 1932 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में। अच्छा, गांधी पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। गांधी अंबेडकर समझौता, राइट। गांधी इरविन जो हुआ था ये 1931 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब कुछ गांधी जी के जो है क्रियाकलाप हैं। आपको 2 नंबर फ्री में देके जाते हैं। महात्मा गांधी जी आपके नोट पे तो है ही हैं, हर पल आपके दिल के करीब तो है ही हैं, लेकिन आपको एग्जाम में भी नंबर दिलाते हैं। ठीक है, और बस फाइनली अगर आपका मोटो है कि नौकरी करे, तो नौकरी लोग करता ही क्यों है? अपना भाई, अपने घर परिवार चलाने के लिए, तो वहां से भी गांधी जी आएंगे नोट के रूप में, है ना। FTS क्रिप्टो कप किससे संबंधित है? भैया शतरंज से संबंधित है। वाकर कप, राइडर कप, वाकर कप किससे है? गोल्फ से। राइडर कप किससे है? राइडर कप जो है ये गोल्फ से हो जाएंगे। उबेर कप और थॉमस कप, ये दोनों बैडमिंटन से हो जाएंगे, लेकिन उबेर कप पुरुष वाला और थॉमस कप पुरुष वाला मेल वाला, और उबेर कप जो है फीमेल वाली है। ठीक है, इसके अलावा आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। ये थॉमस कप 2022 के विजेता जो है इंडिया है, तो इन्हें भी ध्यान आपको रख लेना चाहिए। ठीक है, थॉमस कप 2022 के विजेता कौन है? तो इंडिया है। ठीक है, इसके अलावा आपसे शतरंज पे कितने घर होते हैं? तो शतरंज के ऊपर जो है आपके 64 घर होते हैं, जो 2 कलरों में बांटे होते हैं, और 32 घर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा शतरंज के कुछ खिलाड़ी, आज ही मैंने चतुर्थ शिफ्ट वाला वीडियो जो कल वाला किया था उसके अंदर डिस्कस कर लिए थे, जिनमें आपको कार्लस मैग्नस का नाम जरूर याद रखना है। एक सेकेंड, इसके अलावा जो कार्लस मैग्नस है कहाँ का है मैंने बताया भाई, नॉर्वे का है। जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे 1-2 बार क्वेश्चन आ गए हैं। क्यों क्वेश्चन आता है? क्योंकि आर प्रागनंदा ने इसे हरा दिया था। इसके अलावा वात्सल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से भी है, और कोरोना काल के अंदर उत्तराखंड में भी चलाया गया था। तो डिपेंड करता है कि इसमें ईस्वी क्या दिया था भाई। ईस्वी अगर लेटेस्ट वाला दिया है तब तो सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर, जो महिलाओं के रिलेशन में ये योजना चलाई गई है। उत्तराखंड के अंदर जो कोरोना काल में बेघर हो गए थे उनके रिलेशन में ये चलाया गया था। ठीक है, तो हो सकता है दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन, या फिर ईस्वी अगर होता तो मैं एग्जैक्ट बताता, तो बताइएगा कि एग्जैक्ट क्या था। वात्सल योजना, अम्मा योजना, वाहिनी योजना, ये सभी के सभी जो है सिक्किम में है। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए रीना जो क्वेश्चन भेजी है ये बच्चा, इन्होंने बताया कि कोई एक नेता थे जो आपका मर गया, किस आंदोलन में मर गए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई 2 क्वेश्चन राइज होते हैं मेरे ख्याल से, आप लोग बताइएगा कि इन दोनों में से कौन था। एक तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है राजनेता बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1920 की बात है। इसके अलावा एक साइमन कमीशन 1928 में भारत आए और इन्हीं के विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उनको लाठी प्रहार में चोट लग गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो इन दोनों में से बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन था। मैं यहाँ दोनों का आंसर दे रहा हूँ। लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन में नरसंहार लाठी चार्ज का शिकार होकर बाद में चोटिल होते हुए इसी कारण जो इनकी मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन
के दौरान बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और 1927 में तैयार हुआ था। लॉजिकल है यहाँ पे लॉजिक है भाई। साइमन कमीशन कब बना तो 27 आंसर देना है, कब भारत आया तो 28 आंसर देना है। इसे गोरों का कमीशन कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी काला आदमी मतलब जो है सब इंग्लैंड के ही लोग थे, ठीक है। इंग्लैंड को गोरा कहा जाता था भाई, होते भी हैं। छौ डांस कितने प्रकार के होते हैं, ये कोई पूछने की बात है जी। 3 प्रकार के, सब दिन बताया कहाँ कहाँ पे। मैं स्टार लगवाता हूँ जो भी नृत्य एक से अधिक राज्य में होता है। जैसे मैंने कर्मा में मैंने स्टार लगाया है भाई, कर्मा में मैंने झूमर में स्टार लगाया है, झूमर में, है ना, कि जो है। इसके अलावा ये जो आपका डांस है इसे जरूर ध्यान रखें, एक से अधिक स्टेट में भी होती है, ठीक है। तो भाई छौ जो है 3 जगह होती है, ये कोलकाता, झारखंड और उड़ीसा। जिसमें सबसे फेमस कौन है, मयूरभंज का छौ है। एगो पुरुलिया भी होता है इसके अंदर, पुरुलिया। इसके अलावा छौ को जो है अर्ध शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दिया गया था। ये पूर्णतः क्लासिकल डांस तो नहीं है, लेकिन हाफ क्लासिकल डांस इंडिया के अंदर माना जाता है। क्लासिकल डांस अभी भी 8 के 8 ही हैं। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति से कथन के रूप में प्रश्न आया है। अब बताइए राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं, तो महान्यवादी की आर्टिकल 76 से। यूपीएससी के अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है, मनोज सोनी जी हैं। आज फिर मेरे मुंह से दिनेश सोनी निकल रहा था। राज्यपाल के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट के सभी जस्टिस की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। इनके अलावा सतकोसिया टाइगर रिजर्व पूछा गया है या नहीं पूछा गया, 100% नहीं है, लेकिन एक बच्चे ने यह भी बताया है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है ये उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर गहीर माथा कछुआ अभयारण्य है। उड़ीसा के अंदर नंदन कानन वन का जो है पार्ट है। उड़ीसा के अंदर जो है आपका चिल्का झील है। उड़ीसा के अंदर जो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उड़ीसा के अंदर जो है आपका सिमलीपाल अभयारण्य है ना। उड़ीसा के पास और आ जाएंगे तो भैया लिंगराज मंदिर है। उड़ीसा के अंदर और भी अगर आप जाना चाहें तो भाई हाथी गुम्फा अभिलेख है ना। ये सब उड़ीसा के अंदर हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी है ना। तो ये सब बताइएगा। गोटी पुआ नृत्य होती है, धनु यात्रा होती है, जगन्नाथ रथ यात्रा होती है ना। घुमरा नृत्य होता है, ओडिसी नृत्य होता है, छौ नृत्य होता है ना। नौखाई त्योहार होता है, नवकलेश्वर त्योहार होता है। ये सभी के सभी उड़ीसा से हैं भाई। यहाँ जो मैं 25 चीज बताया ना, सभी 25 अगर याद रख लो तो उड़ीसा राज्य कभी छूटेगा। महेंद्रगिरी का चोटियों भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेसन का OWS आया है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कांग्रेगेशन मतलब क्या होता है, किसी एक पर्पज से, किसी भी पर्पज से इकट्ठा होना। जरूरी नहीं है कि हमेशा धर्म के रिगार्ड में ही है। इनका मैंने स्टैंडर्ड लिखा हूं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल असम्बलेड फॉर रिलीजियस वर्शिप और अदर वर्क, है ना भाई। कोई मतलब धार्मिक काम हेतु इकट्ठा होना एक जगह, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कांग्रेगेशन, मतलब जमाव होता है ना। तो भाई अगर कहीं रास्ते पे जल जमाव हो गया और अगर ऑप्शन नहीं है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो जमाव के लिए। तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि खाली रिलीजन के लिए ही होगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड है ये। बाद बाकी अंग्रेजी में जो है भाई कई सारे मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा विश्व में कुल कितने भाग पर महासागरीय जल है, ये क्वेश्चन शायद आया है। तो भाई 3 भाग पे जो है आपका जो क्या है महासागरीय जल है, यानी 70% के करीब तो दुनिया में पानी है ना भाई। अब पानी जो है तो उसके किसके पास है, महासागर के पास। नदी में जो पानी है अंततः कहाँ चला जाता है, महासागर में जाता है। बरसे के पानी जो है नाले वाले से भी बह के कहाँ जाती है, लास्ट में महासागर। सबको जो है आश्रय देते हैं वहां पे। इसके अलावा एक प्रश्न शायद आपसे ये पूछा गया है कि भारत की संविधान की ढांचा कहाँ से लिया गया है। अगर ये बात पूछा गया ना तो संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन से है, लेकिन संविधान का ढांचा जो है ना, या अगर कैबिनेट मिशन है ऑप्शन में तो मिशन सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन, क्योंकि ढांचा तैयार करने के लिए वही आया था। और अगर ढांचा कहां से लिया गया लैंग्वेज है तो हमारे ख्याल से 1935 आंसर मारिए, बेस्ट रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। इसके अलावा इक्यूट का जो है एंटोनिम आया है, इक्यूट। आप जानते हैं ना कॉन्विक्ट का उल्टा होता है इक्यूट। कॉन्विक्ट मतलब आरोप लगाना, दोषारोपण करना, और इक्यूट मतलब बरी करना, छूट दे देना, है ना, बोलना कि भाई अपराधी नहीं है। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे निःशुल्क मिलेगा, और जो मैंने पेड पीडीएफ वाला बात करा उनके लिए आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कीजिए, ताकि दूसरे तक भी पहुंच जाए, है ना। और आगे कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पहली बार सुनने में लग रहा है उसे जरूर नोट करें एक अच्छी तैयारी के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 21 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपको जो है पैरासीटामोल 500 का काम करेगा, जैसा कि आज तक करते आए हैं। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है आपका एनालिसिस वाली, ये आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी जहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। हमारा एक पेड पीडीएफ ग्रुप भी चलता है जिसका वीडियो आपके यूट्यूब पे 8 से 9 बजे रात में पर डे एक वीडियो प्राप्त होती है। इसी वीडियो की हूबहू पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे दी जाती है, जिसकी आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। अगर आपको पीडीएफ बाय करना है तो आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको बता दिया जाएगा। मैं ही आपको बता देता हूँ, 25 रुपया में ये 57 क्लास की पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको पहुंचाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फिलहाल थर्ड शिफ्ट का देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आपसे लिंगानुपात का अगर नॉलेज है तब आप बना सकते थे, वैसे आप छांट भी सकते थे और आप जो है मतलब छांटने वाले मेथड से भी बना सकते थे। देखिए दिया गया था कि भाई 4 गो कथन दिया गया था और इधर जो है 4 गो आंकड़े दिए गए थे, ठीक है, आपको मैच करना था, है ना। तो भाई यहाँ पे जो है लिंगानुपात के संदर्भ में ये कथन प्रस्तुत किया था एग्जामिनर ने आपके पास। तो भाई दिल्ली का कितने लिंगानुपात है, 868 है। आप इधर मान लीजिए हमें दिल्ली का पता नहीं है, हरियाणा का भी पता नहीं है, पुदुचेरी का तो पता है, केरल का तो पता है। तो ये दोनों अगर मैच हो जाएगा तो एक ऐसा ऑप्शन मिला के दिया होगा कि अगर आपने 2 जानते हैं तो 2 आराम से मार सकते हो, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पुदुचेरी का 1038 है, केरल का 1084 है, दिल्ली का 668 है, हरियाणा का 917 है। अब आते हैं थोड़ा कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है ना। इसके अलावा लिंगानुपात क्या होता है, जो बच्चे नए हैं जो समझ गए बहुत अच्छा, भाई जो नहीं समझ रहे उनके लिए भी हूं मैं, है ना। लिंगानुपात क्या होता है ना। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ये सभी के सभी आपको जो है जानना है ना। राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है ना। तो ये सभी बात जो है जरूर समझें। शिशु मृत्यु दर क्या होती है कि 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पे कितने बच्चों की डेथ हो गई। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों के मतलब समक्ष में कितनी महिलाएं हैं, है ना। तो ये होती है आपका लिंगानुपात। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने आदमी निवास करते हैं। उस हिसाब से भारत में 1 किलोमीटर के दायरे में 382 आदमी 2011 में जो है निर्धारित किए गए थे, माने काउंट किए गए थे। सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है और सबसे अधिक जो है बिहार में है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली में है और ओवरऑल देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली के अंदर है, क्योंकि आप जानते हैं भाई दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो रहेगा ही, है ना। तो ये आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या होती है शिशु मृत्यु दर, क्या होती है जनगणना घनत्व, क्या होती है आपका लिंगानुपात, ये चीज आपने यहाँ से समझ लिया। साथ ही साथ पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश में हायर सेक्स रेशियो वाला जो है आपका यूटी है और वैसे ओवरऑल राज्य में केरल है। यहीं पर ही बात कर लेते हैं लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट भी केरल जो है ये सबसे हाई है, 94%। तो 2011 में था जी, तो बढ़ा होगा मेरे ख्याल से। अब अभी जो डाटा आएगा ये तो 100% भी हो सकता है। पुदुचेरी का नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप इस कड़ी में आगे है। लक्षद्वीप जो है 2011 के अनुसार 91.6% साक्षरता दर के साथ यूटी में सबसे ऊपर था। इसके अलावा झावेरी बहन किस नृत्य से संबंधित है भाई साहब, झावेरी बहन बताइए। झावेरी बहन, झावेरी बहन कहाँ जाएंगे आप, सिंह सरनेम रहेगा तो कहाँ जाएंगे आप, तो आप जाएंगे भाई मणिपुरी के साथ, मैंने बता रखा है। रेड्डी सरनेम रहेगा तो कहाँ जाएंगे आप जाएंगे भैया आंध्र प्रदेश घूमने कुचिपुड़ी के पास। इसके अलावा अगर आपको महराज सरनेम दिख जाए तो आप कहाँ जाओगे, हम जाएंगे नॉर्थ इंडिया कथक के पास, ठीक है। अगर आपको महापात्रा सरनेम दिख जाए तो आप कहाँ जाओगे, हम जाएंगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने ओडिसी नृत्य के साथ। तो ये कुछ कुलवे मैं आपको दिया हूं जिससे भी आपका काम चल जाता है। इसके अलावा मैं 5-6 इंपॉर्टेंट जो महिला रही, नृत्यांगना रही, उनको अलग से बताया करता हूं। जैसे आप कलावती देवी, कलावती देवी, देवी दे सुनने से लग रहा है कि ये यूपी बिहार से होंगे। कलावती देवी, बिंबावती देवी, बिंबावती
देवी, है ना, कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, चारू माथुर, इन तीनों को एक साथ याद रखें, ये मणिपुरी के हैं, ठीक है। इसके अलावा सितारा देवी, सितारा देवी, सितारा देवी ये कथक से संबंधित है, तो इनको ध्यान रखें। एक है आपका जी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार प्ले करती है, इन्हें ध्यान रखें। एक है जी ये रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी देवी, देवियां बहुत हैं अपने यहाँ, और ऐसे भी देवियां का स्वरूप जानते ही है, लक्ष्मी सरस्वती सब देवी हैं भाई, तो देवियां बहुत हैं। तो रुक्मिणी देवी ये भरतनाट्यम, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, और राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम महिला नृत्यांगना ये आपका रुक्मिणी देवी है। लेकिन अगर आपसे फिल्म अभिनेत्री कहे तो नरगिस दत्त, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लू है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य के कलाकार कौन है भाई, अभी मैंने बता दिया, कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, गुरु विपिन सिंह, इनको भी नहीं बोले, गुरु विपिन सिंह गुरु है भाई। इसके अलावा सिंह सर ने मैंने बताया, तो सिंह में और कौन कौन सा आएगा भाई, आतंब सिंह, है ना, इसके अलावा गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, नल कुमार सिंह, ये सभी के सभी जो है मणिपुरी नृत्य के प्रमुख नर्तक और नर्तकियां हैं। गुलुखेरू चरण महापात्रा, महापात्रा सरनाम आपने देखा नहीं कि ओडिसी के पास पहुंच गए। सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह जो है ये आपका ओडिसी के साथ साथ और भी नृत्य कर लेते हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य, कथक शास्त्रीय नृत्य एकमात्र 8 शास्त्रीय नृत्य में ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं, आने वाले समय के लिए मेरे तरफ से ये क्वेश्चन है, एग्जामिनर ठीक ऐसे ही सोचता है, ठीक है। कथक शास्त्रीय नृत्य जो है इसे मुस्लिम का संरक्षण प्राप्त हुआ था बाजीद अली शाह का। मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य को टटोला है, भले वो जो है मुगल काल में पनपा लेकिन संरक्षण प्राप्त नहीं पाया, ठीक है। लेकिन एक जो आपका कथक है ये आपका अवध के नवाब बाजीद अली शाह का संरक्षण प्राप्त किया था। तो आपसे आने वाले दिन में एग्जामिनर क्वेश्चन राइज कर सकता है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य जो है इस्लाम धर्म की भी संरक्षण प्राप्त से जो है प्राप्ति ले चुके हैं, तो आप कथक को लगा के आना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ये किससे संबंधित है, कोई बच्चा बोल रहा है 51 ये संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य मैंने 2 बार राइज करके पूछा भाई मौलिक कर्तव्य था क्या, मौलिक कर्तव्य ऑप्शन में था क्या, तो नहीं था, तो भाई तो हो ही नहीं सकता ना। 51 का ये तो सिर्फ मौलिक कर्तव्य के लिए जिंदा है भाई, उसमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य है, ये तो मैं मानता हूं कि इसकी 11 अलग अलग पार्ट है, ए बी सी इस प्रकार से चलता रहता है, और मैंने ये सीट आपको दिया भी है ना। लेकिन ये ऑप्शन में जब नहीं है तो 48 ए ही डिफिनिट होगा। एक बच्चा 48 ए भी बताया भाई, 48 ए में क्या होता है, मैंने बोला भाई पर्यावरण से संबंधित है 48 के सभी पार्ट, है ना, जो नेचर को बैलेंस रखता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान देना है। तो 48 का ए में क्या है, पर्यावरण के संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। इसी वन्य जीव से एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया गया कि भाई जो दुधारू मवेशी है खास करके गौ, उनकी हत्या निषेध है, ये आपका डायरेक्ट 48 बताता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करता है, ये अगर नहीं होता तो हम लोग शायद जो है मौलिक अधिकार का जो लाभ ले रहे हैं वो नहीं ले पाते, है ना, क्योंकि भाई आपका ही दुकान और आप ही भाव तय करने वाले हो, तो भाई फिर तो हो गया, है ना, सामान भी आपका और फैक्ट्रियां भी आपकी, तो फिर तो खत्म। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और आर्टिकल 51 के ए कहोगे तब मौलिक कर्तव्य होगा। खाली 51 में जो है ना ये विदेश की जो शांति नीति है उसे जो है बढ़ावा देने की बात करी गई है। आर्टिकल 46 में जो कमजोर वर्ग हैं समाज में, जैसे एसटी एसटी या फिर जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो है प्रोटेक्ट देना, उनको जो है सहायता प्रदान करना, इसलिए से बनाया गया है। इसीलिए मैं उस दिन एक क्वेश्चन का आंसर दिया था कि इसकी झलक आपको पूना पैक्ट 1932 में देखने को मिल जाती है। पूना पैक्ट 1932 जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के साथ में हुआ था, इनमें भी लगभग सेम चीज पे ही बात हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित, एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर कम व्यू से जो है डिमोटिवेट मत होइए, आप तो मतलब क्या लिखे हैं, बिलियन या मिलियन सब्सक्राइबर के जो है डिजर्व करते हैं, ऐसा कुछ लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता दोस्त, आप लोग इतने प्यार देते हो, मैं डिमोटिवेट होने का सवाल ही नहीं उठता। 10 बच्चे मेरे से अगर अच्छे से पढ़े तो मैं 10 के लिए ही तैयार हूं भाई, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये आपका गोवा जो है हमेशा एक्टिव रखता है अपने आप को। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है, मैंने यहीं पर ही बताया, अनुच्छेद 40 के पास ही अनुच्छेद 243 भी ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 243 ओनली ग्राम पंचायत से नहीं है, नगर निगम से भी है, म्युनिसिपैलिटी है ना, इससे भी संबंधित है। अनुच्छेद 39A समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय, निःशुल्क मतलब जो आपका प्राइसलेस होता है, प्राइसलेस कहेंगे तो फिर अद्वितीय हो जाएगा, निःशुल्क लेस मतलब कोई भी पैसा नहीं भैया, पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। इसके अलावा संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी है, नीति
निदेशक तत्व है, ये 36 से 51 के बीच में वर्णित है। इसी का मैं यहाँ पे व्याख्या कर रहा था और ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जहां तक मेरी, जब मैं तैयारी करता था और जो भी एग्जाम मैंने निकाले, ये सिर्फ मेरी एक ही रहा कि कुछ ऐसे टॉपिक को मैं पकड़ा कि एग्जाम में जो है फिक्स आते हैं भाई, तो यहाँ से नंबर पहले फिक्स कर लो। जैसे संविधान आज तक बताइए कौन सा ऐसा एग्जाम आया जहां पॉलिटी से आपको 2-4 नंबर नहीं आए हो, बताइए। तो आप इसे पहले ही फिक्स कर लें, ठीक है। संविधान के आर्टिकल पे वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, जिनके पास टाइम है और जो चाहते हैं तो देख सकते हैं भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी शायद। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सार्क से संबंधित है? एक ऑप्शन दिया गया था सफ्टा भी सार्क से संबंधित है। और बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन था। तो सफ्टा का होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ट्रेड का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप, बिजनेस, है ना। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। एक तो ये आपसे पूछता है, एक आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, एक आपका जो है नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म पूछता है, मुद्रा योजना में डी का फुल फॉर्म पूछता है। ये कुछ फुल फॉर्म है। इसके अलावा एसएआई साई का फुल फॉर्म पूछता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहाई का फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म पूछता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब जो है थोड़ी बहुत फुल फॉर्म आपको दिमाग में रखना चाहिए ताकि आपको नंबर मिलता रहे। इसके अलावा जो सार्क की मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो ये काठमांडू के अंदर है। काठमांडू पशुपतिनाथ की नगरी है भाई, पशुपतिनाथ मतलब महादेव। और ये नेपाल के अंदर है, पशुपतिनाथ की महादेव मंदिर। नेपाल के लुम्बिनी में ही बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेपाल भारत के रिलेशन में जो है उत्तरी पार्ट में है, यहाँ पे है, ठीक है। नेपाल से सटे हुए जो 5 राज्य हैं वो आपको जरूर ध्यान रखना है। आपका जो है ये क्या आ जाएगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस प्रकार से जो 5 है आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा ये तो मैं नेपाल चला गया था। इनके अलावा जो सबसे लास्ट में आपका सार्क में जुड़ा ये अफगानिस्तान है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है सार्क के रिलेशन में। और सार्क की स्थापना कब होती है इंपॉर्टेंट? तो 1985 में होती है। 1985 में आप द्रोणाचार्य पुरस्कार को भी याद रख ले साथ में, तो ज्यादा बेटर है, दोनों एक ही साथ काम हो जाएगा आपका। अगला, अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को नहीं। ये बात जो मैं बोलता हूँ ना भाई, ये वाला, ये है ना, जिंदा लाइव, है ना, लाइव तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मतलब लाइव तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो बात बोलता हूँ ना, ये जरूर आप सुनते रहिए, काम की है आपके, ठीक है। इसमें जो चीज छपा है वो तो काम की है ही है। इसके अलावा जो मैं कहीं से कहीं ट्रैक चेंज करके चला जाता हूँ, ये बड़े काम के जो ये रिलेट करके पढ़ने के तरीके हैं, ठीक है। गुरु घासीदास जो पंथी लोक नृत्य से संबंधित है, किस राज से संबंधित है? अब मैंने आपको बताया भाई, पंथी, सुवा, सैला, कर्मा, झूमर भी काफी हद तक, पंडवानी, ये सभी के सभी किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से। तो अगर आप घासीदास जी को नहीं पहचानते हैं, नहीं पहचानने का तो सवाल ही नहीं उठता। गुरु घासीदास नेशनल पार्क पढ़ाए हैं ना भाई, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो भाई जो स्थानीय लोगों के नाम पे ही ना स्थान में बनेगा। अब भाई जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हो सकता है कि मेरे गांव में एक चौराहा बन जाए, लेकिन मेरे नाम पे दिल्ली में तो नहीं बनेगा, मैं इतने फेमस तो नहीं हूं। तो भाई जिस हिसाब से जहां पर मैं फेमस हूं वहीं बनेगा, ठीक है। तो गुरु घासीदास जी के नाम पे आपके छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क भी है, तो यहाँ पे ये भी साथ में ध्यान रखें। और छत्तीसगढ़ से है गुरु घासीदास, ये पंथी लोक नृत्य के जो है संपादक थे या फिर करने में जो है कलाकार थे। इनके अलावा पंथी, राउत, नाचा, कर्मा, सैला, पंडवानी, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सैला में स्टार लगा लीजिएगा, ये एमपी में भी होते हैं, ठीक है। सैला में जो है स्टार लगा लीजिएगा, ये आपके जो है छत्तीसगढ़ से भी संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा तमाशा, लावनी, रंगोली, कोली, फुगड़ी, लेजिम, ये महाराष्ट्र के डांस है, जिसमें कोली जो है ये ट्रैवल है। ट्रैवल मतलब जो यहाँ के जो मछुआरा समुदाय होते हैं अपने गांव घर में, जो मछली पालन का काम करते हैं, तो यहाँ भी है, तो इनको जो है कोली कहा जाता है। इनका एक अलग होता है, कोली फेस्टिवल डांस होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप रंगोली देख रहे हैं, ये कोई डांस नहीं है, ये एक जो है चित्रकला है जो इस प्रकार से महिलाएं बनाती है। मैंने भी अपने रूम के बाहर भी कई दफा देखा किसी विशेष जो है खास मौके पे महिलाओं को बनाते हुए, और बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। इसमें जो है अबीर जो सूखा रंग होता है ना, उससे बनाते हैं। बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा, ये सब तेलंगाना में मनाए जाते हैं। अब इसमें किस देवी देवता की पूजा होती है, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया, आप देख लीजिएगा। सामा चकेवा बिहार
बिहार, झिझिया बिहार, छठ पर्व बिहार, शीतल शीतल बिहार की जो है मिथिला वाली रीजन का जो है पार्ट है, जहाँ पे नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मिथिला पेंटिंग काफी फेमस है वर्ल्ड स्तर पे, ये मधुबनी बिहार से है, संबंधित है, मेरे डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा ही दूर है। इनके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक को हराने के लिए किसकी सहायता लिया था या फिर किसके सहायता से हराए थे? तो ये कोई पूछने की बात है जी, कल भी चाणक्य को पूछा गया था। कल का एक बच्चा कमेंट किया था कि भाई अर्थशास्त्र की पुस्तक जो के लेखक है ना वो चाणक्य हैं, वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त, मैंने विष्णुगुप्त बता दिया था, तो विष्णुगुप्त नहीं है बंधु। जो अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं इनके तीन नाम है, एक तो विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, चाणक्य है। आज के ऑप्शन में आपको विष्णुगुप्त दिया गया था, समुद्रगुप्त दिया गया था और भी चंद्रगुप्त दिया गया था, तो विष्णुगुप्त आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की मदद ली थी, ठीक है। इसके अलावा एक विष्णुवर्धन भी है जी, ये चालुक्य वंश के संस्थापक है, ठीक है। एक विष्णुवर्धन भी है, विष्णुवर्धन, ये चालुक्य वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। तो भाई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर कीजिए। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र नियम कानून और पॉलिटिक्स व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। दोस्तों मिस प्रिंट हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ ना, वह जो टाइपिंग मिस्टेक है ये इंसान कर रहा है तो एक आध कर सकता है गलती हो, लेकिन मेरे मौखिक रूप से गलत बहुत कम होगा, बहुत कम, 99 मतलब बहुत ही कम, ठीक है। इसके जो अलावा है नंद वंश के अंतिम शासक कौन है भाई? धनानंद। प्रथम शासक कौन थे? महापदम नंद, ठीक है। ये धनानंद वाली सीरीज भी चल गई थी, इसे तो कोई याद ऐसे ही हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आए थे, कहाँ के रहने वाले थे आप लोग मुझे कॉमेंट करेंगे। और किसके राजदूत थे मैं बता दे रहा हूँ, सेल्यूकस निकेटर के। और इंडिका नामक एक पुस्तक लिखे थे जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है। नर्मदा नदी की उद्गम कहाँ से होती है भाई? कोई नहीं छोड़ा होगा, अमरकंटक के जो है अमरकंटक रीजन, अमरकंटक चोटी से जो मैकाल रेंज की पहाड़ी है और मध्य प्रदेश में स्थित है, तो वहां से निकलती है आपका क्या जो है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर के अंदर गिरने वाली सबसे बड़ी नदियां हैं, नदियां नहीं नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन। जैसे आप अगर मुंबई आएंगे, हो सकता है कि आने वाले दिन में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मुंबई में किसे मुंबई का लाइफ लाइन कहा जाता है? तो मुंबई का लाइफ लाइन जो है यहाँ की लोकल ट्रेन की कहा जाता है। जो मुंबई की लोकल ट्रेन है इसे मुंबई का लाइफ लाइन कहा जाता है। आपने पिक्चर देखा होगा द लंच बॉक्स है ना इरफान खान का, उसमें ये चीज शायद एक बार बताया है। इसके अलावा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। ओमकारेश्वर सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा विपरीत दिशा में बहती है, डेल्टा का निर्माण करती है, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है जो जबलपुर के भेड़ा घाट के पास स्थित है ना, धुआंधार जलप्रपात, एकदम रुई के समान जल दिखेगा। इसके अलावा फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 कहाँ हुआ था? एक तो बच्चा ये बोल रहे हैं, एक बच्चा ये बोल रहे हैं कब हुआ था, तो भाई दोनों की आंसर है। कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। भारत में सिर्फ एक जगह नहीं हुए, कई जगह कराए गए, कोलकाता, भुवनेश्वर, लिंगराज स्टेडियम यहाँ भी करवाए गए, गुवाहाटी, अहमदाबाद, नई मुंबई में भी करवाए गए। तो ये जो है भारत में इतने जगह पे करवाए गए, साथ ही ये भारत में हुआ, तो ये तो देश के स्तर पे आंसर हो गया आपका। अगर कब कराया गया, तारीख से पूछ रहा है, क्योंकि भाई कल जो है तारीख से आपका ओलंपिक पूछ दिया था, पैरा ओलंपिक, ठीक है। तो 11 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक चला। यहाँ पे विजेता जो है स्पेन रहा था और रनर अप जो है कोलंबिया रहे थे, कोलंबिया, ठीक है। और इस बार का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है 2023 के अंदर, उसके विजेता जर्मनी रहे हैं। अगर आप 3-4 महीने के बाद कोई एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिलाएगा, जर्मनी वाला, ठीक है। इसके अलावा फीफा अंडर 70 महिला एक बता ही दिया विजेता। और अगर मस्कट पूछा जाता है लोगो, तो भाई ईभा था, ईभा का मतलब शेर होता है, एशियाई शेर से लिया गया है ईभा। इसके अलावा एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है ये बता दूं, गिर में पाया जाता है। गिर कहाँ पे? गुजरात में, गिर वंशदा है ना, रानी की वाव, पालिताना के जैन मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये सभी गुजरात के अंदर है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो भाई पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1900 आज दिन में ही पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कुछ जरूर घुमाया होगा, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन 2 बार 2 शिफ्ट में तो नहीं पूछा जाएगा। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया है पूर्ण स्वराज वाला क्वेश्चन, तो बताइएगा क्वेश्चन क्या था। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता जो है आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में, और मांग की गई थी 1929 में। 26 जनवरी को जो है हमारे देश का जो है संविधान लागू हुआ था। हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए थे। ये इसलिए मनाए थे, ये लाहौर अधिवेशन के ही उपलक्ष्य में जो है सेम कंडीशन क्रिएट हुआ था 26 तारीख को, ठीक है। इसके अलावा नहीं पास हुआ, मतलब स्वतंत्रता की मांग हुई थी। इसके अलावा कौन सा उपकरण हवा की गति दिशा ज्ञात करने के लिए जो है आपको इंपोर्टेंट है या फिर मतलब यूज में लिया जाता है?
तो भाई ऑप्शन में जो है बच्चे बताए कि एनीमोमीटर, ये मुझे एक ही ऑप्शन मिला है। तो भाई हवा की जो है माप की जाती है एनीमोमीटर से। तो गति तो हो गई, गति तो समझ में आ गया। दिशा, दिशा दिया है एक्स्ट्रा कुछ, तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन नहीं है कि मैं जस्टिफाई करूँ ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन एनीमोमीटर हवा की गति मापते हैं। तो ये बात ध्यान रखें कि एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं, एनीमोमीटर से पवन की वेग मापी जाती है, हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, हाइग्रोमीटर थोड़ा सा खुदा से जुदा वाला आंसर है, यहाँ ड्रो है यहाँ ग्रो है, तो ग्रो वाला आर्द्रता मापते हैं। पैरोमीटर से है ना उच्चधिक हाईली टेम्परेचर को मापा जाता है, जो ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है उसके पीछे क्या लिखा रहता है, हाईली फ्लेमेबल, जैसे आप पेट्रोलियम वगैरह का टैंक देखे होंगे, है ना। तो पैरोमीटर से उच्चतम तापमान मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है पाठ्यांक, पाठ्यांक मतलब पारा समझ लीजिए यहाँ पे, तो मौसम साफ रहेगा। एकाएक नीचे गिर गया तो क्या होगा, मौसम तूफान उफान आएगा, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, 2 करोड़ बार तो ये क्वेश्चन आया, तो बताना है आपको बार में, है ना। इसके अलावा वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना को लगभग कितने वर्ष हो गए, भाई साहब 14 में आया था, 14 में आया था, अगस्त महीने में आया था 14 में, तो लगभग 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, सॉरी 2022 तक पूछा ना, जहां 8 साल हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में किस मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय के अधीन। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना में सबसे अधिक खाता किस राज्य ने खोले, तो उत्तर प्रदेश ने खोले, है ना। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में, एक सेकेंड, हाँ, उद्देश्य क्या था, तो भाई सभी भारतीय नागरिकों को जो है बैंकिंग सुविधा का लाभ दिलाना या फिर बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना, बैंक खाते की मदद से जो है उसको सेवा प्रदान करना, जो भी आप लैंग्वेज कह लो। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को कैलोजेन कहते हैं, कैलोजेन। देखिए मैं आज हेलोजन तो बताया था लेकिन कैलोजन नहीं बताया था। देखिए कैलोजोन जो है ये समूह 16 को कहा जाता है, जिसे आप ऑक्सीजन समूह भी कहते हैं। ऑक्सीजन वाला जो यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहले ऑक्सीजन है, फिर आपका सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर कुछ उपधातु आ जाते हैं इसी ग्रुप में, और नीचे पोलोनियम भी आता है, इस प्रकार से। तो इसे जो है हम कैलोजेन कहते हैं, कैलोजेन ग्रुप, ठीक है। एक आता है जी आपका हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप क्या होती है, समूह 17 में है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें मैंने बताया कि क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन के साथ सबसे अधिक लगाव रखा है, सबसे अधिक लगाव, है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं इसे, है ना, एफेक्शन होता है ना लगाव किसी के प्रति, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन से एफेक्शन है बहुत ज्यादा एफेक्शनेटेड है, कौन, क्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये क्या है भाई, सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, सबसे ज्यादा निगेटिविटी जो है ये आपका फ्लोरीन के अंदर है। ब्रोमीन जो है ये आपका रूम टेम्परेचर पे, जो आपका कमरे की टेम्परेचर है उस पे ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और आपसे क्वेश्चन भी राइज होता है कि कौन सा धातु कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में, तो ब्रोमीन। आयोडीन क्या है, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज होता है, सबसे बड़ी काम यही करता है आयोडीन का। इसके अलावा समूह 18 में क्या पाई जाती है, तो अक्रिय गैस, इनर्ट गैस पाई जाती है। अक्रिय गैस या फिर इसे नोबेल गैस भी कहते हैं। ध्यान रखें जो बच्चे न्यू कॉमर है, न्यू एग्जाम देने आए हैं, भैया अक्रिय गैस को ही इनर्ट गैस कह लीजिए, नोबल गैस कह लीजिए। नोबल भैया, नोबल मतलब उच्च क्वालिटी के भी होते हैं, नोबेल मतलब आपका ग्रंथ भी होता है ना। तो भाई प्रोनाउंसिएशन सेम ही होती है, स्पेलिंग अलग अलग हो जाती है ना। तो भाई जो इनर्ट गैस है, यहाँ पे मिनट लिखा गया इसलिए मैं इसे छुपा रहा हूँ मिनट को। तो जो इनर्ट गैस है ये हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियोन है। मैंने यहाँ से सभी चीज मैंने इससे पहले वाले शिफ्ट में डिस्कस कर दिया था। हीलियम को जो है सांस लेने के लिए प्रयोग तथा अस्पताल में भी होता है इसका प्रयोग, और गोताखोर भी करते हैं ऑक्सीजन में मिला के। आर्गन जो है ये आपका मरकरी वगैरह में भरे जाते हैं। क्रिप्टन का फिलहाल रहने दीजिए। जेनोन जो है, जेनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, और अक्रिय गैस में एकमात्र गैस है जो कोई भी आपका जो है किसी से संयोग करने की क्षमता रखता है, कौन है भाई, जेनोन है। इसके अलावा रेडोन जो है कैंसर चिकित्सा में इस्तेमाल हो सकती है। नियोन जो है ये आपका जो ट्यूब वगैरह होते हैं, रोड लाइट वगैरह, उसमें भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा समूह 3 से 12 तक को जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, या फिर इसे संक्रामक धातु या फिर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है, जो इसकी मेटेलिटी गुण होती है ना, मेटेलिक गुण, ये काफी उच्च होती है अन्य के तुलना में। इसमें भी कुछ बीच के पोर्शन जो है ये ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी 3 से लेकर 12 तक के जो पोर्शन है, जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है, इसको संक्रामक धातु या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इधर से 2 गो समूह और होगा, उधर 6 गो समूह और होगा, क्योंकि 18 गो समूह है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 गो समूह है और 7 गो आवर्त है।
भावार्थ बोझा नीचा वाला सुतलावा, मतलब जो रो है और जो खड़ा है ना वो क्या है भाई, आपका वर्ग है या समूह है, राइट। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया? चिरंजीवी जी को और महिला में वहीदा रहमान मैम को। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लीवर से एक प्रश्न आया था, लीवर क्या प्रश्न तो क्लियर नहीं है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जरूर है। इसके अलावा इससे पित्त का स्रावन होता है, पित्त होता है ना, पित्त, और कहाँ जमा पे होता है? तो गाल ब्लैडर पित्ताशय के अंदर जमा होता है। केमिकल की फैक्ट्री कहती है इसे। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करके रखता है अपना जो है बुरे समय के लिए। इसके अलावा इस्लाम धर्म में रोजा किस महीने में मनाया जाता है ना? इस्लाम धर्म, अच्छा यहाँ पे जो ग्रंथि सी क्वेश्चन आई, थोड़ा सा और समझिए। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा ना, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अब ग्रंथि को लगा के आना आंसर। और खाली सबसे बड़ा ग्रंथि ये कहेगा, अंतःस्रावी बहिस्रावी मेंशन नहीं रहेगा तब लीवर। और सबसे छोटा ग्रंथि कहेगा, कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा, खाली ये पूछेगा कि सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तो पीयूष पिट्यूटरी या फिर मास्टर ग्लैंड इसे ही कहते हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछेंगे ना तो अग्नाशय कीजिएगा, पंक्रियाज, क्योंकि ये अंतःस्रावी का भी काम करता है और ये बहिस्रावी का भी काम करता है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी मैंने आपको समझा चुका है कि भाई जो डक्ट के अंदर छोड़ता है, एक तो डायरेक्ट छोड़ देता है ना, ये बहिस्रावी हो गया। एक आपका डक्ट के अंदर जो है अपना जो भी इसकी एंजाइम वगैरह जो भी उसको मतलब लिखे, मतलब उसमें डालना है, वो एक डक्ट के माध्यम से डालते हैं, वो अंतःस्रावी होते हैं। जैसे मैंने पानी चढ़ाने का उदाहरण आपको पहले ही बता चुका है कि भाई कोई आदमी को जो पानी चढ़ता है सलाइन, तो एक बार आप देखेंगे कि इंजेक्शन इसी में डाल देता है पानी में, और एक वो इंजेक्शन डायरेक्ट नस में देता है हाथ में, है ना। तो इससे समझाया था, है ना, देहाती भाषा में कि भाई अंतःस्रावी क्या होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। ठीक है भैया, इस्लाम धर्म में रोजा किस क्रमांक के महीने में मनाया जाता है? आपसे ये पूछ रहा है कि जो इस्लामिक कैलेंडर है उसके किस महीने में जो है रोजा होती है? तो 9वें महीने में होती है। इस्लाम धर्म के नव वर्ष जो है ये मुहर्रम होते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नव वर्ष जो है मुहर्रम के तौर पे हम लोग मुहर्रम जानते हैं, और जो है इस्लाम धर्म में ये नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इस्लाम धर्म के खोजकर्ता पैगंबर मोहम्मद साहब की स्मृति में मिलाद उल नबी त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, क्या कौन सा? मिलाद उल नबी, याद रहेगा। भारत में सबसे पुराना मस्जिद की बात करेंगे तो चेरामन जुमा मस्जिद है, जो कहाँ पे भैया? केरल के अंदर है। हिजरी संबंध की शुरुआत कब हुई? कत्ते दफा क्वेश्चन पूछा गया है, तो 622 ईस्वी में। और शक संबंध की तो 78 ईस्वी में, है ना, कनिष्क के द्वारा। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। नौजवान सभा भगत सिंह ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल ने किया था, और भी लोग थे इनके साथ, ऐसा नहीं खाली सचिंद्र सन्याल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हसरा 1928 भगत सिंह के थे दिल्ली के अंदर। स्वराज दल की स्थापना कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास 1923 में, है ना। इसके अलावा और भी दल हैं बहुत सारे। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में 1905 में जो है इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। 1913 में लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किए थे। तो ये सब कुछ संस्था हैं जो हमारे इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में जो है सक्रिय रहे थे। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 21 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ही उपयोगी सिद्ध होती है और होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जिनको भी एग्जाम देना है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या आने वाले समय में कोई भी एग्जाम जहां जीके जीएस पूछी जाती हो तो आपके लिए जो है फायदा करेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न था, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की विषय वस्तु या थीम क्या था? तो भाई टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की जो थीम थी ये यूनाइटेड बाय इमोशन थे। क्या थे? यूनाइटेड बाय इमोशन थे। तो ये बात ध्यान रखना है। इनके अलावा इन्हीं पैरा ओलंपिक के अंदर जो है आपको एक टर्म और भी यूज किया गया था, वी हैव विंग्स। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को 19 पदक प्राप्त हुए थे और 24वां स्थान हासिल किया था। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के प्रथम स्थान पे कौन थे? तो चीन रहा था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को 7 पदक मिले थे।
ठीक है। स्टेट ड्राइव किस खेल से संबंधित है? ये बात जो आप भी जानते हैं कि सभी जानते हैं भाई, स्टेट ड्राइव जो है ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। स्टेट ड्राइव के साथ साथ क्रिकेट से और भी क्या क्या चीज हो जाएगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्रिकेट से क्या क्या हो जाएगा, तो वाइड हो जाएगा, नो बॉल हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा, यॉर्कर हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, इसके अलावा मेडन ओवर हो जाएगा, इसके अलावा गुगली हो जाएगा, है ना। ये सभी के सभी जो है आपके क्रिकेट से संबंधित जो है शब्दावली के शब्द हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्रिकेट की कुछ और डायामीटर है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैदान की लंबाई 20.12 मीटर, पॉम्पिंग क्रीज की लंबाई 4 फुट, है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इंडिया के रिलेशन में क्रिकेट को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिकेट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भारत में, खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो क्रिकेट में सबसे पहले वनडे में शतक लगाया था आपका कपिल देव साहब ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसके अलावा T20 में पहला शतक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरेश रैना साहब का, और टेस्ट क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय शतक लाला अमरनाथ का। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो क्रिकेट वाली बॉडी है हमारा, ये BCCI है। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है, और वर्तमान में BCCI की अध्यक्ष जो है ये रोजर बिन्नी जी हैं, रोजर बिन्नी, ठीक है। सौरव गांगुली साहब का स्थान लिए हैं। और BCCI की स्थापना अपने आप में 1928 में होती है, और BCCI के प्रथम अध्यक्ष R ग्रांट गोवन थे। गांठ बांध लो, पूछता है एग्जाम के अंदर कि कब स्थापना हुआ था BCCI का। इसके अलावा जो ICC है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उनके मुख्यालय दुबई के अंदर है जी। दुबई कहाँ है आप सभी जानते हैं, ड्रीम सिटी होता है भाई घूमने के लिए। इनके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके विरोध में हम बैठक कर रहे थे? तो भाई विरोध जो था, जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा गया था, बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था। तो इन्हीं के विरोध में हम लोग बैठक कर रहे थे, तो भी जो है गोली चलवा दिया, है ना। कौन? जनरल डायर। ये इतिहास में हमारे लिए काला दिन है ना। और ये उधम सिंह साहब जो है इनका पूरा बदला लिया, उनके घर में जाके गोली मारे जनरल डायर को, ठीक है। इनके अलावा अंग्रेजी वायसराय कौन थे भाई उस समय? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड के काल में क्या क्या होती है? तो असहयोग आंदोलन भी इन्हीं के काल में होती है, आपका चेम्सफोर्ड के काल में ही, है ना। खेरा सत्याग्रह 1918, ये भी चेम्सफोर्ड के काल में ही। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी चेम्सफोर्ड के काल में ही। भारत सरकार सुधार परिषद अधिनियम 1919, जिसको मॉर्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है, ये भी 1919 में ही आया था। जालियांवाला का बाग जो है ये कहाँ पे है? अमृतसर के अंदर है, जहाँ पे जाने की भी एक रास्ता और निकलने का भी सेम ही रास्ता है। इसीलिए जो है इतनी बड़े में जो है आपका जनसंहार वहाँ पे हो गया, क्योंकि भागने का रास्ता ही नहीं मिला। G20 2023 भारत में कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ है। ये G20 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है ना, तो ये अगर होगा तो आंसर बदल भी सकती है। तो आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था ओरिजिनल में। इसके अलावा G20 विकासशील देशों का एक ग्रुप है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1999 में करी गई थी। G20 की बैठक 2022 में कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। 21 में कहाँ पे हुआ था? इटली में। तो 21, 22 और 23 ये तीनों आई से है भैया, है ना। इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स जानते होंगे आप। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ है, और ये 5 देशों की कंट्री है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स की जो अपनी एक बैंक है उनका नाम NDB है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक इनका नाम दिया गया है। पहले इसे ब्रिक्स बैंक ही कहा जाता था। अब इनके जो चीफ बन गए हैं ना, ये डिल्मा रोसेफ बन गए हैं। डिल्मा रोसेफ ये कहाँ के रहने वाली है? तो ये आपका जो है ब्राजील की लोकप्रिय नेता हैं। बनारस घराना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ना? तो बनारस घराना जो है ये आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। मैंने आपका बताया भाई कि बनारस घराना ये तबला से, और आपका लखनऊ घराना कहाँ गया भाई? लखनऊ घराना कत्थक से। ये दोनों जरूर ध्यान रखना है, यही दोनों घराना से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बाद बाकी उस्ताद आमिर खान सबसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है। जो ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका बनारस घराना और लखनऊ घराना,
ठीक है, तो इन्हें ध्यान जरूर रखें। बनारस घराने के समता जो आपका संस्थापक माना जाता है, ये राम सहाय को माना जाता है। किसे माना जाता है? राम सहाय को माना जाता है। ठीक है, राम सहाय ये बनारस घराने के संस्थापक माने जाते हैं। और ये जो समता प्रसाद आप यहाँ पे मिस राइट में देख रहे हैं, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ में। समता प्रसाद का जो है आप जानते भी हैं इनको, इनका नाम गुदई महाराज है। गुदई महाराज वाला क्वेश्चन अटेंड किए हैं जी कि गुदई महाराज किससे संबंधित है? तो समता प्रसाद इन्हीं का नाम है, गुदैये महाराज का। ठीक है, और ये भी बनारस घराने के ही मशहूर तबला वादक हैं, जो कई सारे पिक्चर में तबला वादन का काम किया है। इनके अलावा जो लच्छू महाराज हैं, वो भी आपके जो है आपका तबला वादन से ही संबंधित है। और मैंने आपको बता रखा है कि महाराज सरनेम दुइयेटा काम करते हैं, या तो तबला बजाते हैं या आपका जो कथक नृत्य से संबंधित होती है। भैया कोई बुरा मत मानना, किसी का महाराज सरनेम हो तो मैं सिर्फ एग्जाम के रिलेशन से आपको क्वेश्चन पकड़वा सकूं सही आंसर तक एग्जाम के अंदर, इसके लिए बात कर रहा हूं भैया, है ना। पंडित भीमसेन जोशी साहब ये किराना घराना से संबंधित है, और 2009 में इन्हें जो है भारत रत्न भी दिया गया। और पंडित भीमसेन जोशी साहब कर्नाटक के रहने वाले थे, शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से जायद फसल की कौन सी एक उदाहरण है? जायद फसल की, देखिए मैंने शास्त्रीय नृत्य पकड़ने की कुल्लू तो आपको बता दिया ना। रेड्डी रहेगा तो आप कुचिपुड़ी के पास जाओगे, है ना। इसके अलावा सिंह रहेगा, झावेरी रहेगा, है ना, ये चले जाएंगे मणिपुर। इसके अलावा कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर को एक साथ याद रखेंगे मणिपुरी में। इसके अलावा एक है हमारा सितारा देवी, इनको हम रखेंगे कथक के साथ, महाराज वाले के साथ। एक है हमारा क्या बोलते हैं रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी और उंडेलिये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो जो एक्सेप्शनल है ना, हम उन्हीं को याद कर लेते हैं, बाद बाकी सरनेम से काम चला लेते हैं। इनके अलावा जायद फसल पूछा गया तो भाई खीरा, ककड़ी, तरबूज जायद फसल होता है। और कैसे होता है मैं बता चुका हूं कि भाई रबी के फसल और जो आपका खरीफ के फसल है, इनके बीच में जो टाइम पीरियड बचती है, उस पीरियड में जो फसल उगा लिए जाते हैं ना, उससे जो है जायद के फसल कहा जाता है। मैंने आपको बताया है कि रबी की फसल जो है ये आपका कब बोया जाता है भाई? रबी की फसल तो ठंडी महीना स्टार्ट होने पर, है ना। तो ये आप जो है सितंबर अक्टूबर में बोते हो, और इसको जो है मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके अलावा जो खरीफ है, मानसून आने पे, जैसे अभी धान रोपा रहा होगा गांव घर में, है ना, तो मानसून आने पे खरीफ का फसल स्टार्ट हो जाता है। और ये कब हम काटते हैं? तो दीपावली यानी दुर्गा पूजा लगा के जो है काट लेते हैं। इन बीच में जो गैप बच जाता है ना, जो अप्रैल से जून तक का, आधा अप्रैल और आधा जून तक का, इसी बीच में जो है आपका हो जाता है जायद फसल। जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, खास करके कहाँ पे होता है? नदी के किनारे ज्यादा होता है, बलुआवा मिट्टी पर। ठीक है, इसके अलावा नगदी फसल कौन कौन से हैं? तो गन्ना, कपास, ये सब क्या है? नगदी फसल के उदाहरण है। नगदी फसल का परिभाषा मैं दे चुका हूं कि क्या होता है नगदी फसल। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अंतिम तत्व क्या है? तो अंतिम तत्व है ओजी। ओजी का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो ये जो है आपके अंतिम तत्व हैं, माने इनके परमाणु क्रमांक कितने हैं? 118 हैं। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? मोसले साहब हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता में आप मेंडलीव साहब का भी नाम ले सकते हैं। अगर मोसले साहब ऑप्शन में नहीं है तो आप मेंडलीव साहब को आंसर लगा देंगे, कोई गलती नहीं होगी। मैंने आपको बताया है कि जो मैं अभी आवर्त सारणी पढ़ता हूं कि जिसमें ऐसे 18 वर्ग हैं, है ना, 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं ऐसे वाले, तो ये वाला जो डिजाइन दिए हैं, ये वाला जो प्रिंट दिए हैं, ये मोसले साहब का है। ऐसा नहीं है कि जो मेंडलीव साहब है उनकी विचार आधुनिक आवर्त सारणी से नहीं मिलती है, इसीलिए मेंडलीव साहब को भी आधुनिक वाले आवर्त सारणी में ही रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें टोटल 118 तत्व में मैंने तत्वों का ब्यौरा भी दे दिया हूँ। 91 मेटल है, 20 नन मेटल है, और आपका जो है 7 जो हो जाएगा उपधातु हो जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है पोलेनियम वगैरह। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में इनर्ट गैस है। आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इनके लास्ट वाले जो समूह है, लास्ट वाले जो वर्ग हैं, इनमें जो है इनर्ट गैस रखा गया है 18वें नंबर में, और 17 में आपका जो है हैलोजन समूह को रखा गया है। ठीक है, हैलोजन समूह का, हैलोजन समूह क्या है भाई? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है हैलोजन समूह के उदाहरण है।
ठीक है। और जो इनर्ट गैस है, इनर्ट मतलब निष्क्रिय, तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नियोन। इसमें से जेनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। ऑर्गन को आप जो है मरकरी वगैरह में भी भर लेते हो। हीलियम को जो है aqua ग्लांस में गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिला के सांस लेते हैं। नियॉन जो है ये रोड लैंप में काम करते हैं भाई। रेडॉन जो है ये कैंसर के चिकित्सा में भी उपयोगी हैं। तो ये सभी के सभी उपयोगी हैं भाई, बिना उपयोग का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। गांव घर में कहा करती है खास करके माता जी लोग कि जो भाई धान से खखड़ी फेंक देते हो ना, उसका भी इस्तेमाल हो जाता है जब गोबर का जो बनाते हैं उपला उसमें, है ना। तो भाई कोई भी चीज बिना उपयोग का तो होती ही नहीं दुनिया में, है ना। इसके अलावा ये जो आप आयोडीन देख रहे हो, आयोडीन कहाँ गया, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये एंटीसेप्टिक का सबसे बड़ा इस्तेमाल इसका है। क्लोरीन जो देख रहे हो ना, इस क्लोरीन को जो है जल शोधन में प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। इसके अलावा अश्रु गैस जो है ना, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो टीयर गैस होता है ना, क्लोरोएसिटोन, है ना, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन जो है ये कमरे के टेम्परेचर पे आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, धातु होती है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। एक फ्लोरीन छूट गया जी, फ्लोरीन नहीं लिखा पाया। फ्लोरीन मतलब सबसे निगेटिव होती है प्रकृति में। इसके अलावा सिजदा पैबोस किसने लागू किया था भाई, यहाँ पे 14-15 चीज का मैंने प्रयोग बता दिया है, ध्यान रखेंगे, मोटे मोटे तौर पे काम आ जाएगी भाई। सिजदा पैबोस किसने लागू किया था, तो गुलाम वंश के शासक बलबन ने लागू किए थे। बलबन ने रक्त और लौह का नीति भी अपनाया था भाई। एक तो लौह स्तंभ है, एक तो महरौली का लौह स्तंभ है। महरौली कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और एक आपका लौह एवं रक्त की नीति है। तो ये नीति मतलब नियम था, ठीक है। तो लौह एवं रक्त की नीति जो है ये बलबन ने अपनाया था। गुलाम वंश के शासक थे बलबन। बलबन की शासन अवधि 1266 से 1287 रहे थे। बलबन ने प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज चलाया था। नवरोज उत्सव डायरेक्ट आता है कि भाई नवरोज को किसने जो है शुरू किया था। इसके अलावा उपाधि धारण किए थे बलबन किसके, जिले इलाही। आज भी आपने पिक्चर वगैरह में काफी सुनते होंगे जिले इलाही। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये 5 वंश ने जो है सल्तनत पे शासन किए। इसके बाद भारत पे मुगल वंशों की शासन हुई जो लगभग 1857 तक रही। उसके बाद जो 1857 के बाद हम अंग्रेज के अधीन चले गए, जो 1947 में मुक्ति मिली। तो इस प्रकार से जो हमारा पास्ट बीता है भैया, है ना। ये जो गुलाम है, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे 1206 में। इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने आप में लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी और घोड़ा से गिर के जो है मृत्यु को प्राप्त किया था चौगान खेलते समय। खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी है। तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद का खिज्र खां है और लोदी का बेहलोल लोदी है। चलते हैं आगे। अगला है जेनियल का सैनोनिम साहब है। जेनियल मतलब क्या होता है, मित्रवत होता है। जो कॉर्डियल होता है ना, कॉर्डियल, वो जेनियल है। जो कॉर्डियल है वो जेनियल है। जो फ्रेंडली है वो जेनियल है। जो लॉयल है वो जेनियल है ना। तो इस प्रकार से जो भी मीनिंग देता होगा आपका जेनियल का सिनो हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है आपका ग्रिगारियस, सुने होंगे ग्रिगारियस, जो समूह में रहता हो, खास करके जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आदमी पर भी आए तो कोई गलती नहीं होगी। एक ऐसा आदमी जो मिलनसार स्वभाव का हो, लोगों में रहना पसंद करता हो, उसे ग्रिगेरियस कह सकते हैं। इसके अलावा भैया ग्रिगेरियन कैलेंडर भी होता है, तो दोनों को एक ही मत मिलाना। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी से संबंधित है। सब दिन बताते आया हूँ, वेदांतम सत्यनारायण साहब इंपोर्टेंट है ना। इसके अलावा कुचिपुड़ी की जो है ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, बताया था। कुचिपुड़ी के कुछ अन्य कलाकार हैं, पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, लक्ष्मी नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना। ये सब जो है कुचिपुड़ी के जो है आपका प्रमुख जो है नर्तक और नर्तकी है, जिसमें आप देखिए ज्यादातर रेड्डी फैमिली है। और मैंने आपको कहा है भाई रेड्डी फैमिली देखे नहीं कि आप किसे भागना है, कुचिपुड़ी के पास भागना है, आंध्र प्रदेश भागना है बिना टिकट का, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो मैम है ये आपका भरतनाट्यम भी कर लेती है और आपका जो है कुचिपुड़ी भी कर लेती है, वर्साटाइल प्रवृत्ति के हैं। इन्होंने एक दिल्ली में अपनी स्कूल खोली थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस के अंदर कि यामिनी कृष्णमूर्ति ने अपनी स्कूल कहाँ खोली है। गेंट का सिनोनिम आपसे पूछा गया, जेंट होता है। जेंट का सिनोनिम जो है ये गिग्नाटिक, ह्यूग, ग्रेट साइज, मतलब जो विशाल हो, है ना, जो आपका बहुत बड़ा हो, कोई भी ह्यूग हो, गिग्नाटिक हो, ये आपका जेंट है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेश वाटर लेक है, भाई वो लेक का तो नाम पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे आंसर देता। बहरहाल यहाँ पे लोकटक भी फ्रेश वाटर का लेक है, जो आपका कहाँ पे मणिपुर में है। और बुलर झील जम्मू कश्मीर में, ये भी फ्रेश वाटर
वाटर का लेक है। ठीक है, बुलर झील की जो बात करें तो ये टेक्टोनिक विवर्तनिका सिद्धांत से जो है निर्मित हुए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्लेट के टकराने विवर्तनिका सिद्धांत से जो निर्मित है भारत में झील, ये बुलर झील है। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में जो है प्रवाहित होती है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, ये आपका उड़ीसा में है, जो खारे पानी की झील है। झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका कैस्पियन सागर है, ये दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। बैड ब्लड है ना, उस दिन बैड मौथ पूछा गया था ना, बैड मौथ है ना, तो उसी दिन मैंने आपको बैड ब्लड बता दिया था और इत्तेफाक ये भी आ गए। भाई अंग्रेजी भी सुन रहे हो का भाई, है ना। तो बैड ब्लड जो है इसका मतलब होती है पुरानी दुश्मनी, जैसे पुरानी दुश्मनी उसे, और एक होता है बरी द हैचेट है ना, इस प्रकार से लिखा जाता है बरी द हैचेट है ना, टी साइलेंट रहता है, हैचेट पढ़ते हैं इसे। तो बरी द हैचेट इसका मतलब होता है पुरानी दुश्मनी भुला देना है ना, मतलब मतलब क्या बोलते हैं, मांडवली कर लेना कि भाई चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो भाई पुरानी दुश्मनी भुला देना बैरी द हैचेट होता है। और बैड ब्लड का मतलब पुरानी दुश्मनी होता है। बैड माउथ का मतलब दूसरे के बारे में अभद्र बातें करना होता है। ठीक है, ओल्ड फ्लेम का मतलब जो है पुराना प्यार होता है ना भैया। इसके अलावा जो आपका बॉसम फ्रेंड होता है, बॉसम फ्रेंड इसका मतलब होता है बहुत, मतलब लंगोटिया यार कह सकते हैं बॉसम फ्रेंड को। और एक होता है आपका स्नेक इन द ग्रेस, मतलब छुपा हुआ दुश्मन, इनेमी है ना। तो ये सब कुछ फ्रेज हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये फ्रेज नहीं इडियम है भैया। कलिंग युद्ध, अच्छा फ्रेज और इडियम किसे कहते हैं ये समझते हैं ना। फ्रेज जो है भाई एक वर्ब ऐसा रहेगा जो किसी प्रीपोजिशन से इंड करेगा, ठीक है, इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और जो इडियम है वो आपको सुनने में रहता कुछ और अर्थ कुछ और निकलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो भैया अशोक साहब की, है ना। कलिंग युद्ध कब होती है, 261 बीसी में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक साहब ने क्या किए थे, तो धम्म को अपना लिए थे, यानी धर्म को अपना लिए थे। बुद्ध धर्म में जो है धर्म को धम्म कहा जाता है। अशोक ने सांची के स्तूप बनवाया, पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजे थे, किस लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के शिलालेख कौन पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट लाने में आप समझ सकते हैं कि भाई कितना दिमाग खर्च होती होगी। ठीक है, फिर भी ये बच्चे लोग पीडीएफ चोरी करने से बाज नहीं आते। तो अब जो है अंतिम उपाय तो समझते ही है ना, है ना। उत्तरी जो आपका अशोक का प्रांतीय क्षेत्र था, इनकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणी प्रांतीय क्षेत्र की राजधानी स्वर्णजिगिरी थी। मध्य प्रांतीय क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्रा। अवंती को जो है उज्जैन राजधानी मिला था। और कलिंग जब जीत लिए कलिंग युद्ध के बाद, तो इनकी राजधानी तोसली जो है इन्हीं के गिरफ्त में आ गए, क्योंकि तोसली जो राजधानी थी ये आपका राजा खारवेल का राजधानी था। लेकिन अब जब जीते गया भैया कलिंग की राजधानी तोसली, जब कलिंगे जीत लिया तो राजधानियों ने जीत लिया हो। इसके अलावा अनुच्छेद 25 का संबंध आपसे पूछ लिया गया है। अनुच्छेद 25 का संबंध जो है ये धर्म से संबंधित है। सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक कार्य हेतु जो कोई खर्च करता है किसी भी चीज पे, चाहे कोई मंदिर बनवाए, कुछ भी करे, है ना, तो उस पे जो है आपको टैक्स फ्री रखा गया है। आपके लिए टैक्स पे जो है आप पे इम्पोज नहीं किया जाएगा, थोपा नहीं जाएगा कि भाई आप टैक्स भरो ही भरो। तो इस चीज की छूट जो है आर्टिकल 27 हमें देती है, ये बार बार आपकी एग्जाम में आ जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा से संबंधित से एक प्रश्न आया है, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं है। फिलहाल मैं इतनी डाटा दे दूंगा जितना में आपका काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। ये किस लिए शुरू की गई थी कि जो आपदा आते हैं, जो किसान की जो फसल नष्ट हो जाते हैं, तो भाई इनकी जो भरपाई है ये करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद सहायता दी जाएगी। यही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बीमा का मतलब ही होता है कि आपको जो है गारंटी लेते हैं हम, है ना। इसके अलावा इस योजना में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्यरत है। कौन सा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं या कोई भी कारण से फसलों में हुई नुकसान जब हो जाती है तो जो पीड़ित है, जो किसान है, उनको आर्थिक मदद मुहैया कराना है। इसके अलावा एक तो बच्चे बता रहे हैं कि भाई यामिनी कृष्णमूर्ति आए थे, एक बच्चे बता रहे हैं कि भाई यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं कि निम्नलिखित में से कौन से भरतनाट्यम से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं। बहरहाल दोनों में से कोई भी आंसर हो, आंसर तो यही होना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति भी है, तो भाई इनका मामला थोड़ा सा बदल जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति है तो भरतनाट्यम, है ना, अब प्लस कुचिपुड़ी दोनों कर लेते हैं, तो डिपेंड करता है कि एक ऑप्शन ऐसा तो नहीं था कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों, है ना, अगर यामिनी कृष्णमूर्ति शीर्षक में है तो। और अगर ये पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कुचिपुड़ी से संबंधित है या फिर भरतनाट्यम से संबंधित है, तब यामिनी कृष्णमूर्ति अगर ऑप्शन में है तब राइट आंसर है। तो डिपेंड करता है कि इसकी लैंग्वेज क्या था। इसके अलावा आरएनए और डीएनए से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आरएनए और डीएनए से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आरएनए और डीएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, तो डीएनए जो है आपको केंद्रक में भी पाया जाता है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। डीएनए जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी कुछ भाग में और केंद्रक में भी पाया जाता है, ठीक है। डीएनए को जो है डायऑक्सो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये जो है आपका परिरक्षण में काम आते हैं। किस चीज की परिरक्षण, माता पिता, चोर, उचक्का, कोई बलात्कारी है, तो इन सब की जो है परीक्षण में ये काम आते हैं। खास करके कानून व्यवस्था में जो है इनकी इस्तेमाल की जाती है। और आपने फोरेंसिक लैब का नाम सुना होगा, आपने तो देखा ही होगा ना, दया तोड़ दो दरवाजा, उसमें जो फोरेंसिक लैब होती है ना, उसमें डीएनए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा जो समय लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है भैया, समय लोक नृत्य जो है ये आपके गोवा से संबंधित है। गोवा के अन्य त्योहार जैसे तरंगमेल है, सिग्मा है, घोड़े मोरनी है, रनमाले है ना, सिग्मो, सिग्मो है, ये सिग्मा नहीं है, सिग्मो है, सिग्मो। इस प्रकार से ये होली के समय होने वाली त्योहार है गोवा के अंदर। तो ये सब ध्यान रखेंगे। भगवान महावीर भारमनी जो है ये भी गोवा में, मैं बार बार अंतिम गोवा को यहीं से करता हूँ। इसके अलावा गोवा जो है सभी तटीय राज्यों में सबसे छोटकू है, यहाँ पर है महाराष्ट्र के बगल में। गोवा सबसे छोटा है, सबसे छोटा तट रेखा की लंबाई गोवा की ही है। तटीय राज्य भारत में आप बात करेंगे तो राज्यों की संख्या 9 है। ये 9 कौन कौन से हैं आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। साथ ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क दी जाती है। साथ ही साथ अगर आपको हमारी पेड कोर्स की पेड पीडीएफ चाहिए, कोर्स तो फ्री है भाई, यूट्यूब पे ही है। पेड पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ऐड हो जाइए। इसी प्रकार के जो है आपके एक्स्ट्रा फैक्ट वाला पीडीएफ पहले वीडियो देख लीजिएगा कि भाई वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐड हो जाइएगा। आपको 57 पीडीएफ मात्र 25 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन 57 एक को बार नहीं है ना। जैसे आज एक क्लास होगा तो आज की पीडीएफ आज मिलेगी आपको, ऐसा चलता है, ठीक है। तो मिलेंगे उसी वीडियो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।